मुद्दा हमारे पास इस इलेक्शन में उतरने का, पहाड़ी रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब की सूरत। लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं इस चुनाव में, लोग क्या कुछ मतलब कि सोचकर वोट कास्ट करेंगे। साथ ही साथ एहसान का बदला एहसान, वो हमारा मेन प्लैंक है इस इलेक्शन में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो उन्होंने ये कहा है कि वो इसको रिविजिट करेंगे। जो रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करते थे उनको क्यों लाया गया है, अब इसलिए उनको निकालना चाहते हैं। मतलब और वो इनडायरेक्टली निशाना यही लोग हैं। अब वो उमर अब्दुल्ला का ये कहना, मतलब सीधा निशाना ऑब्वियसली निशाना तबके पहाड़ी पर। लोग हैं, चूंकि जो पहले की कैटेगरीज हैं उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यही एक कम्युनिटी थी जिसको अब ऐड किया गया है रिजर्वेशन में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जब से बिगुल बजा है तब से लेकर तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। खासतौर पर आज हम मेंढर में हैं और मेंढर एक बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में किस तरीके से जो गतिविधियां नेताओं की चल रही हैं, तमाम इस पर जो है हमारा फोकस है। हम लगातार उन नेताओं से, आवाम से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में मेंढर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कैंडिडेट यानी जो प्रत्याशी हैं एडवोकेट मुर्तजा खान साहब, उन्हें भाजपा ने जो है वो टिकट दिया है और इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर लिया। हालांकि सैकड़ों की संख्या में बहुत ही बड़ा क्राउड लोगों ने इनका समर्थन किया। एडवोकेट मुर्तजा खान पहाड़ी समुदाय से आते हैं और साथ में इनका बहुत एक लंबा पॉलिटिकल जो है वो कैरियर रहा है। साथ में एक जाने माने एडवोकेट भी हैं और आज हमारे साथ वो हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि मेंढर सब डिवीजन के अंदर जहां से इनको उम्मीदवार भाजपा ने उतारा है, किस तरीके का क्या इनका विजन है, किस तरीके से जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ जो है वो बातचीत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर, आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम कि आपने अपना कीमती समय जो है वो हमें दिया। शुक्रिया। सीधा सवाल रहेगा, आप एक पहाड़ी समुदाय से आते हैं और पहाड़ी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी जंग जारी रही, वो सब पता है, आप अपने तमाम इंटरव्यूज में जो है वो कहते भी हैं और भाजपा ने आपको एज ए कैंडिडेट जो है मेंढर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। पहले तो मुख्य विजन जानना चाहूंगा और साथ में ये जानना चाहूंगा कि आप क्या कुछ लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी देखिए, विजन जो है ना वो मोर और लेस हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इस रीजन में और हर पार्टी का एक जैसा रहता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन के वादे दावे, वो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन मैं इस इलेक्शन में उनसे थोड़ा सा हट के मैदान में आया हूँ। और वो इस तरह से कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब यहाँ पे डीलिमिटेशन हुई तो ये पीर पंचाल की 8 में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व हो गई थी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। हमारा एक देरीना मसला शेड्यूल ट्राइब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग था, तो इस रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा सा और लोगों के अंदर एक डर का सा माहौल था, एक एहसास ज़ियाँ था उनके अंदर। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि वो हमारा ये इशू रिज़ॉल्व करेंगे। उससे जहाँ मजमूई तौर पर रिज़र्वेशन में यहाँ जो है वो लोगों के हालात में बेहतरी होगी, वहाँ साथ ही साथ पॉलिटिकल रिज़र्वेशन जिस ढंग से इम्पैक्ट हो रही थी वो नहीं होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने ये भी कमिट किया था कि अगर आप हमारा ये इशू रिज़ॉल्व करोगे तो हम आपका ये एहसान जो है, इसका एहसान का बदला एहसान से देंगे। अब डेवलपमेंट का एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, वो सारे अपनी जगह हैं। उससे एक अजाफी आप कह लीजिए कि मुद्दा हमारे पास इस इलेक्शन में उतरने का, पहाड़ी रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब की सूरत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है वो है। और भाजपा सरकार है तो हम उस एहसान का बदला उतारने के लिए अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता किए हुए हैं। हमारा यही एक स्लोगन है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, वहाँ साथ ही साथ एहसान का बदला एहसान, वो हमारा मेन प्लैंक है इस इलेक्शन में यहाँ पे। मुर्जा साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, बाखूबी आप मेंढर को बड़ा डीपली जानते हैं, बॉर्डर एरिया में भी हैं लोग,
तमाम जितने भी 3 जो है इसकी तहसीलें हैं, तो लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, इस चुनाव में लोग क्या कुछ मतलब कि सोचकर वोट कास्ट करेंगे, काफ़ी अहम, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर काफ़ी दर्द भी सहे हैं। एक उस तरीके की राजनीति भी हुई है, उस राजनीति का शिकार भी हुए हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? लोग आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्या रहेगा कि जिससे मतलब कि लोगों को एक देखिए, एहसास हो कि इसमें हमारा इसमें नेता। कोई शक ही नहीं है कि जी, पीर पंचाल एक पसमानदा इलाका है और ये मेंढर का इलाका या हवेली का भी, सुरनकोट भी, तकरीबन लगभग सारे ये डेवलपमेंट के उस पैमाने पे भी बहुत नीचे हैं। यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ लोगों के पास नहीं है, यहाँ सड़कें बेहतर नहीं हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं हैं, बल्कि जो हॉस्पिटल हैं, अब छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लोगों को यहाँ से राजौरी रेफ़र किया जाता है और जम्मू के लिए जाना पड़ता है। तो ये तो बेसिक इश्यू हैं और बल्कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कल मैंने एक एरिया विज़िट किया, हमारी 2-3 पंचायतें हैं, दराटी और भरूती। वहाँ तो आपको उस इलाके में दाखिल होने के लिए डेली बेसिस पे हर मौका पे फ्रिस्किंग करवाना पड़ती है, तलाशी होती है, वहाँ आपको रजिस्टर किया जाता है, वो तो उनकी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल है। तो जो बाकी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के, उनके साथ-साथ यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यू है, ड्रग मेनेस है। हमारे नौजवान रोज़गार ना होने की वजह से, बेहतर तालीम के मौके ना होने की वजह से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से वो ड्रग्स की तरफ लगे हुए हैं। आए दिन हम इस तरह के इंसिडेंट सुन रहे होते हैं, जहाँ पे नौजवानों की जानें जो हैं वो तल्फ़ हो रही होती हैं। तो यहाँ तो एक नहीं अनेक इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से जिस पेस के साथ इस जम्मू कश्मीर के या मुल्क के बाकी हिस्से आगे बढ़ते रहे हैं, यहाँ पे वो मौके अभी उस ढंग से नहीं हैं। तो लिहाज़ा ये सारे इश्यूज़ हैं। उसके अलावा एक और मेजर इश्यू है यहाँ पे, बहुत छोटी-छोटी तनख्वाहों पे लोग मुलाज़मत कर रहे हैं। कोई आंगनवाड़ी है, कोई जीआरएस है, कोई इस तरह के 10,000 5,000 वाली नौकरियों पे नौजवान कई-कई सालों से, बल्कि 10-10, 15-15 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। पीएचई के मुलाज़िम हैं, डेली वेजर्स के इश्यूज़ हैं। तो ये जो बेसिक इश्यूज़ को लेके हम लोगों में जा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि उसके साथ-साथ सबसे बड़ा इश्यू जो हमारे सामने है, जो लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आपकी 50 साल के आसपास की जदोजहद के नतीजे में जो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज़ किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो उन्होंने ये कहा है कि वो इसको रिविज़िट करेंगे। और बल्कि उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने, मैं सुन रहा था किसी जगह, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें ये कहते हैं कि हम रिज़र्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रिज़र्वेशन में नहीं लाए गए लोग हैं, उनको रिज़र्वेशन में लाया जाए और जो रिज़र्वेशन डिज़र्व नहीं करते थे, उनको क्यों लाया गया है, अब इसलिए उनको निकालना चाहते हैं। मतलब और वो इनडायरेक्टली निशाना इनडायरेक्टली सीधा। निशाना यही लोग हैं। ओके। अब वो उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि सोशल मीडिया जो पे वो हाँ, वीडियो भी चल जी, रहा जी, है। वो वीडियो वायरल है, उसमें वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को नहीं होना चाहिए था रिज़र्वेशन में, वो कैसे हैं? अब वो कौन से लोग हैं? मतलब सीधा निशाना ऑब्वियसली पहाड़ी निशाना तबके पर पहाड़ी है। लोग हैं, चूँकि जो पहले की कैटेगरीज़ हैं, उसमें परसेंटेज ऊपर-नीचे हो सकती है। लेकिन यही एक कम्युनिटी थी जिसको अब ऐड किया गया है रिज़र्वेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने, तो उनका तो निशाना यही है। और वो इसके ऊपर भी रिज़र्वेशन पॉलिटिक्स इसको मैं कहूँगा। और ये खाली उमर अब्दुल्ला नहीं, बल्कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, शायद सेंट्रल कश्मीर से रूहुल्लाह, उनने एक से ज़्यादा बार इस पे बयान दिए हैं। पीडीपी ने भी इस तरह के बयान दिए हुए हैं। वो वहीद परा ने ये कहा हुआ है। कांग्रेस, ऑब्वियसली जब वो कांग्रेस अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को या उनके मैनिफेस्टो को वो भी एंडोर्स करके उनके साथ शामिल हुए हैं। तो ये सारी पार्टीज़ इस रिज़र्वेशन के खिलाफ हैं, पहाड़ियों की रिज़र्वेशन। और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हम लेके लोगों के अंदर जा रहे हैं कि इतनी तवील जदोजहद के बाद जो हमने हासिल किया है, आज ये सारे इकट्ठे होके उसको छीनने के चक्कर में। ये तो रिजर्वेशन को लेकर बातचीत होगी। अब जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, हुँ। मैं उससे एक मेरे ज़हन में एक सवाल है कि हर कोई पार्टी अपना-अपना मैनिफेस्टो और तमाम चीज़ें जो है वो ला रही है जनता के सामने। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधा-सीधा एक जिस एजेंडे को लेकर वो प्रमोट कर रहे हैं उनके उन्होंने मैनिफेस्टो में
370-35A का जिक्र बड़ा प्रमुखता से किया, मतलब हम्म। उसको काफी एक ऊपर वो रखा है। तो उनके नेता भी, हमने कई लोगों से जब बातचीत की तो वो भी कह रहे हैं कि हम पार्टी की उस चीज को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरीके से आप कैसे देखते हैं कि 370-35 से, जैसे वो कह रहे हैं कि वापिस इसको जो है वो देखें, ये करेंगे रिस्टोर, मजाक है। क्योंकि एज ए आप एडवोकेट मतलब इस उमर चीज को। अब्दुल्ला ने हाँ अपने जी। आप को एक मजाक बना दिया है 370 का बार बार जिक्र करके। वो इस तरह से कि 370 के जाने के बाद इसने फौरन उमर अब्दुल्ला साहब ने दुहाई देना शुरू कर दी कि इलेक्शन करवाइए। अब जब वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं तो वो इलेक्शन किस कानून के तहत मांग रहे हैं? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में के जरिए से 370 खत्म हो चुका था। तो जब आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इलेक्शन मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 370 को बाई बाई कह चुके हैं, आप उसको मान चुके हैं, आप उसको तस्लीम कर चुके हैं। फिर उमर अब्दुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स कर दिया। तो 370 एक नारा है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दरिया के नीचे से, पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। 370 की अगर कोई दुहाई देता है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अलबत्ता मेरा ये मौक़िफ़ है कि 35A के कानून के आसपास जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, उसको अगर उस पर अगर ये बात करें लोग तो बात समझ में आती है। जैसे कि यहाँ के स्पेशल हालात हैं जो इस जम्मू कश्मीर के, उसके पेश नज़र बाहर से आने वाले लोगों को ज़मीनें ना खरीदने की इजाज़त हो, या इसी तरह नौजवान जो हमारे, उनके रोज़गार में किसी बाहर से आने वाले को हिस्सेदार ना बनाया जाए, लेकिन उसके रीजंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारा नौजवान वो रोज़गार तलाश करे। यहाँ के नौजवान के लिए रोज़गार का वाहिद और वाहिद रास्ता यही गवर्नमेंट सेक्टर है। तो उस गवर्नमेंट सेक्टर में बाहर से कोई बंदा नहीं आना चाहिए, उसके लिए डिमांड करें, उसके लिए लॉज के लिए ये स्ट्रगल करें, वो बात समझ में आती है। बाकी ये 370 और दूसरा और चौथा, ये सारे जज्बाती नारे हैं, इनका यहाँ ग्राउंड पे कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। मुर्जा साहब एक सवाल रहेगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तो 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है, दूसरा ये है कि इसमें काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि 3 मुख्यमंत्री जो कि 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पीडीपी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साथ में जो हैं गुलाम नबी आजाद, इन तीनों ने मैदान छोड़ दिया, डिनाई कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या भाजपा के सामने, मतलब अभी तो मतलब कि खुद तो ये सारे इंडी अलायंस में, जबकि गुलाम नबी आजाद को छोड़ के उनकी पार्टी तो बिखरती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इनको इतना डर सता रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस करके, तो ये अब मैदान जो है वो छोड़ के भाग रहे? क्या लोगों ने इन्हें नापसंद कर दिया है? कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो, क्योंकि लोकसभा चुनावों में देखा कि इनको करारी जो है वो हार का सामना करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो फिर भी उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन में है, लेकिन पीडीपी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा इस इलेक्शन में नहीं है, और ये नॉन सीरियसनेस शो करता है उनकी पार्टी की। और शायद इसलिए भी कि उनको सामने नजर आ रहा है कि उनका क्या हशर होने वाला है यहाँ। और आज़ाद साहब हैं, वो तो पार्लियामेंट से ही छोड़ छाड़ के भाग गए थे। तो हकीकत ये है कि इनके पास उस तरह का कोई नैरेटिव नहीं है जो रियलिस्टिक हो, जिसकी बुनियाद पे ये लोगों के पास जाएं और अपने लिए कोई सपोर्ट मस्टर कर सकें। तो इसलिए इनको नज़र आ रहा है कि इनका फ्यूचर क्या है, और शायद वो कोई ये भी इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो भी असेंबली होगी वो उतनी रेलेवेंट नहीं होगी, उनके स्टेचर और उससे नीचे। आपकी पार्टी इलेक्शन में है और आप खुद इलेक्शन में नहीं है, ये बात मंतक से बाहर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक तरफ से ये दुहाई देते रहे हैं इलेक्शन की। महबूबा मुफ्ती ने बार बार ये कहा है, आज़ाद साहब ने भी बार बार ये कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है, और अब जब के ये इलेक्शन हो रहे हैं तो वो खुद इलेक्शन से बाहर हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन का सा माहौल पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से जो नॉर्थ कश्मीर में हुआ और जो साउथ कश्मीर में हुआ, उसके बाद इनको मालूम है कि यहाँ का मिजाज क्या बन चुका है वोटर्स का, उस वजह से वो इलेक्शन से बाहर हो गए।
आखिर में आप मेंढर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं एज जी। ए भाजपा प्रत्याशी, तो मेंढर की जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहते देखिए, मैं तो पहले कहा है कि मेंढर की जनता को मैं बल्कि पूरे पीर पंचाल खित्ते को मेरा इलेक्शन लड़ने का मेन प्लान है रिजर्वेशन। एक, हमने जो रिजर्वेशन हमें दी है, हमारी कमिटमेंट थी, हम उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। और दूसरा, जो हमारे पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, जो मुखालिफ हैं, जो उनका एजेंडा है इलेक्शन को ख़त्म करने का, हम उसके अगेंस्ट लोगों को आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे दूर रह के भाजपा को आप सपोर्ट करें, ताकि आपका ये जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस या और रिजर्वेशंस हैं, ये अपनी जगह पे कायम रहें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। नवाज़िश, तो थैंक ये यू। थे एडवोकेट मुर्तज़ा खान, जिन्होंने विस्तार से बातचीत की और खास तौर पर इनका जो नारा है, जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं पुंछ का मेंढर, इनका एक ही नारा है, एहसान के बदले एहसान। वो इन्होंने बड़ा संक्षेप से बताया, क्योंकि पहाड़ी समुदाय की पिछले 70 वर्षों से एक डिमांड थी कि उन्हें रिजर्वेशन में लाया जाए, और आखिर वो मांग पूरी होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि भाजपा ज्वाइन और भाजपा के एज ए कैंडिडेट यहाँ घोषित हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों पर भी इन्होंने जो है वो विस्तार से बातचीत की है, चाहे उमर अब्दुल्ला धारा 370 की बात करें, 35 ए की बात करें, तो तमाम डिटेल में आज इन्होंने मेंढर विधानसभा क्षेत्र से अपने जो है तमाम बातें रखी हैं। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर, हम जल्द किसी और नेता के साथ आपकी रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।